अस्सलाम वालेकुम। कैफ 1 लेक्चर 93 स्टार्ट हो गया जी। अपनी किताबों का सफ़ा नंबर 511 ओपन कीजिए। इसमें एक सवाल हमारा पेंडिंग था, पफर लिमिटेड। कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया हुआ है? ओके, क्विकली ज़रा इस सवाल को कर लेते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट है, खामोश हो जाए जी, खामोश हो जाए। ए पार्ट है, इसको ज़रा पेंडिंग रखें। इसमें वो कहता है कि अबव चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकली आप इसको लिख सकेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, हाइब्रिड वाले जिंदा है ना? ये हाइब्रिड वाले मेरे ही हैं ना? अच्छा, अगर तो टेक्स्ट की क्लास के बाद भी बच्चों की सूरत हाल यही रही, जितने थोड़े से बच्चे आए हैं, 20% अटेंडेंस है अभी तक, 20%, तो फिर आप लोगों को भी मैं इधर ही बुला लूँगा। ठीक है, ओके, चले। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट बी है, प्रिपेयर रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम एज वुड अपीयर इन पीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022। अब इसने कंपैरेटिव का नहीं कहा अभी तक, तो ठीक है, आपको ऊपर चैप्टर नजर आ रहा है ना, आइए सेट का चैप्टर है, तो आपको लगेगा कि ये तो अप्लाई हो ही जाएगा, लेकिन पेपर में थोड़ा ही ऊपर लिखा होता है चैप्टर आइए सेट वाला है। तो इसलिए फिलहाल तो चेंज इन इक्विटी 1 साल की ही बनाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में 1 साल है। लेकिन अगर सवाल को पढ़ा और आई सेट अप्लाई हो रहा हुआ इस तरह से कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट आ गई, तो फिर आपको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा। और चेंज इन इक्विटी कितने साल का बनाते हैं? 2 साल का। फिर बाकी उससे पिछली को गलती हो तो वो ओपनिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की और बैलेंस शीट 3 साल। मैंने कहा ये सेट ज़रा भूल रहा था ना, तो ये इसीलिए भी थोड़ी सी चीज़ें ऐसे रख ली जाती हैं। जैसे ही वापस जाएंगे उस चैप्टर के अंदर, वो चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो आप कहते हैं एंड पे जाके सर रिवीजन करवाएं, और रिवीजन ऐसे ही चल रही होती है, ये बीच बीच में चल रही होती है हमारी रिवीजन। ठीक है, एंड पे तो बस रिसेंट अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, उसमें भी रिवीजन हो ही जाती है कि जब आप हर टॉपिक का तकरीबन एक सवाल करते हैं तो उसकी नॉर्मली जो है वो रिवीजन हो ही जाती है। ठीक है जी, तो चेंज इन इक्विटी बनाएंगे। अभी सवाल को ज़रा देखते हैं। कहता है रिटेन्ड अर्निंग कॉलम जो कि एक्सट्रैक्ट किया है ड्राफ्ट से, और वो ड्राफ्ट है 31 दिसंबर 2022 का। अच्छा, इसका मतलब ये उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, हमें भी 22 का ही कह रहा है। ओह माय गॉड। तो 31 दिसंबर 22 का क्लोजिंग गिवन है, 21 का भी क्लोजिंग गिवन है और 20 का भी क्लोजिंग गिवन है। ठीक है, अब ये तो उन्होंने दे दिया हमें। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ ना कि आपकी अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है और वो है 22, 21 और 20, ये क्या है ये? अच्छा, ये वो बला सवाल था, ये रोमन वाला है ना? चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेना, फिर जगह बड़ी पड़ी। बार्ड तो नीचे है यार, बार्ड, ये बार्ड वाली एडजस्टमेंट्स तो नहीं है, बार्ड की हैं, रोमन की है ना, इसको ऊपर ले दे। बाद में फिर मैनू ही नहीं समझ लगती बात से। अपने सवाल के पास रहें। ओके, मैंने समझा दिया जी, उसको टेंशन न लें आप। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएं तो 22 है, 21 है और 20 है। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं वैसे ही बना रहा हूँ, यानी उसने हमें 31 दिसंबर 2020 की रिटेन्ड अर्निंग्स भी दी हुई हैं जो कि है 928 क्लोजिंग। इस तरह का हमें डेटा गिवन होता था ना। फिर 31 दिसंबर 21 की उसने दी हुई हैं 1072 और 1400। ठीक है, जिसमें से आपको पता है ड्राफ्ट सिर्फ ये है, 21 भी ऑडिटेड होगा और 20 भी ऑडिटेड होगा। क्या ख्याल है, समझ में आती है बात? चलो, अच्छी बात, समझ में आती है तो। बाकी हमारा 22 जो है वो अभी भी कह ही रहा था, खुद भी कह रहा है कि ये क्या है, ड्राफ्ट। तो इसमें तो जो चेंजेस करनी पड़े वो चेंजेस हम नहीं दिखाते नोट के अंदर, अगर नोट बनाना हो। हाँ, अगर ये प्रायर की करेक्शन हो फिर तो ये बात ठीक है। अगर ये अच्छा सवाल हो जाएगा पहले, अब जो लेट आएंगे वो ज़रा सवाल नहीं करेंगे, जब थ्योरी पे जाते हैं तो सवाल ही चल रहा होता है ना असल में। तो करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाएंगे तो उसमें हम इस करंट ईयर को नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर पॉलिसी चेंज का नोट बनाएंगे तो करंट ईयर को भी दिखाना पड़ता है। चले, ये तो डेटा उसने दिया, ये मैंने उठा लिया। ठीक है जी, उसके बाद उसने ये देखो फाइनल कैश डिविडेंड 2020 का फाइनल डिविडेंड 2021 में आता है, ये भी उसने निकाल कर दे दिया, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद प्रॉफिट भी 21 का गिवन है। मैं अगर यूँ कर लूँ कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में
आपको P&L वाला प्रॉफिट दे दिया उसने, ऐसे ही है। तो प्रॉफिट की फिगर गिवन है 2020 का कोई नहीं गिवन, 2021 का गिवन है और 2022 का। कितना है जी? 258 और 328। और ऊपर वाली बात तो उस हिसाब से ही है। 22 जो है वो ड्राफ्ट है और 21 ऑडिटेड है और 20 का प्रॉफिट गिवन नहीं है हमें। तो ये डेटा हमें इस तरह से गिवन है। OCI का कोई आइटम गिवन नहीं है और आपके सिलेबस में तो एक ही है, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो वो गिवन नहीं है। ओके, अब ये तो हो गया डेटा जो सवाल ने दिया हुआ था। बस सवाल ने फनकारी क्या लगाई, चेंज इन इक्विटी की फॉर्म में दे दिया ड्राफ्ट। तो यही ड्राफ्ट है, लेकिन ड्राफ्ट के अंदर ये पिछले साल भी आ रहे थे, तो डेटा आ गया। ये इस तरह से हमें हमेशा दिया होता था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 इस तरह से था, ठीक है। अब आगे कहता है फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ड्राफ्ट। नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, ड्राफ्ट के अंदर ये जो चेंजेस नहीं इनकॉर्पोरेट हुए। क्या जी? PL हैज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू F। तो ये तो क्या है? चेंज इन पॉलिसी। और आपको पता है कि चेंज इन पॉलिसी जो होता है वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। तो चेंज इन पॉलिसी है। अब देखते हैं कितने साल से ये डेटा गिवन है। वैल्यू अंडर ईच मेथड इज 20 का भी गिवन, 21 का भी गिवन, 22 का भी। FIFO से FCO पे जाना है, ठीक है। तो क्लोजिंग इंक्रीज, मोहानी जैसा सवाल नहीं लग रहा। अब मोहानी क्या था? क्वेश्चन बैंक। असल में पुराना पास पेपर है मोहानी, किसी जमाने का पुराना पास पेपर था। तो फिर IAS 8 जब इधर आया, यहाँ पे FAR 1 में, FAR 2 से FAR 1 में आया, तो फिर वो उसने क्वेश्चन बैंक के अंदर रखा हुआ है। तो बिल्कुल उस जैसा सवाल नहीं लग रहा, सेम टू सेम, ठीक है। ये बढ़ गया, किसी साल में कम हो गया, किसी साल में बढ़ गया, ठीक है। आगे वो कहता है ये तो हो गया एक कि चेंज इन पॉलिसी। ये ज़रा आगे इंडेंट हो गया, ज़रा माजरत, ये पॉइंट 2 है, ये असल में इधर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग का एरर है। अब यहाँ मैं लिख दूँ करेक्शन नीडेड, तो आपको लगेगा सवाल गलत है, वह फॉर्मेटिंग गलत है। आगे कहता है इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग बैड डेट्स। हम ये देख रहे हैं कि बैड डेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो PL हैज़ डिसाइडेड टू डबल द प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स। अब प्रोविजन क्या है जी? एक अंदाज़ा है, एस्टीमेट है। प्रोविजन क्या होता है जी? एक एस्टीमेट होता है, एक अंदाज़ा होता है। आपको याद है ना, मैंने आपको जो रिवीजन कराई थी अपने हिसाब से कि FAR 1 में भी चल जाए और आगे FAR 2 फाइनल चलती चली जाए प्रोविजन, वो उसकी रिवीजन याद है करवाई थी, जिसमें बैड एक्सपेंस को हमने स्किप कर दिया था और फिर प्रोविजन के ही और डेटर के लेजर को लेकर चलते थे। याद आ रहा है कुछ? तो वही आपको आगे भी हेल्प करेगा। एनीवेज, प्रोविजन के अंदर हमने जब रिवीजन की थी, अल्लाह करे, मुझे लगता है मैंने वो बोर्ड पे बनाया था, है ना। खैर मैं देखता हूँ, शायद, क्या पता, करेक्शन ऑफ एरर में रिवीजन में मैंने यहाँ पर लिख दिया हो। अगर लिख दिया हो तो कमाल हो जाएगा, नहीं तो जमाल हो जाएगा। अरे सुबहान अल्लाह, हो गया ना कमाल, हो गया ना कमाल। ये देखें जी, ये बल्कि तीनों यार, जी ये सौती हालात को बंद कर लें। अच्छा जी, अब इधर देखें, सबसे पहला केस क्या था? हमने 18 में अंदाज़ा लगाया था कि हमारे 700 रुपए के डेट्स नहीं रिकवर होंगे, तो हमने अंदाजे की बुनियाद पे 700 का एक्सपेंस बुक कर लिया था 2018 के अंदर। जब 19 में गए तो पता लगा कि ये 700 ही बैड हो गए, तो फिर क्या हो गया? ये 0 हो गया, कोई एक्सपेंस मजीद रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो अंदाज़ा था वो हो गया। इस साल मजीद कुछ प्रोविजन में चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन 18 को तो कुछ नहीं ना कहा। अच्छा, 19 में जो भी करना था 19 में करना था। जैसे अगला केस क्या बना था, हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारे 700 रुपये के डेटर्स बैड होंगे, ठीक है, 700 रुपये के डेटर्स बैड होंगे, अंदाज़ा लगाया था हमने। जब 19 आया तो हमने देखा 1000 बैड हो गए, तो पहले बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री की। अब क्लोजिंग 0 हो गया था। ये याद आ रहा है, ये आपकी क्लास का है, ये आपकी क्लास में लिखा, मुकरने नहीं दूंगा, ये मैंने लिखा इसीलिए मैं लिखता हूँ, वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए, ठीक है। तो ये प्रोविजन के अंदर प्रोविजन थी, अंदाजा था 700 रुपए बैड होंगे, 1000 हो गए, मतलब अंदाजे की बुनियाद पे जो 700 का एक्सपेंस बुक किया था वो जरा कम रह गया, तो मजीद बुक कर लो। लेकिन क्या 18 में जाकर? नहीं, 17 में ही, सॉरी 19 में जाकर, 18 में जाकर चेंज करें? नहीं, वो अंदाजा था, वो गया 700 का एक्सपेंस 18 में बुक हो गया, बस उस हिसाब से वो बेस्ट हमारी एस्टीमेट
बेस्ट जजमेंट थी उस हिसाब से 700 का एक्सपेंस था, वो 700 का एक्सपेंस सही बुक हुआ था। इस साल पता लगा कि 300 का और हो गया है, तो पिछले साल को नहीं छेड़ना, सिर्फ 19 में ही ये एस्टीमेट चेंज का इंपैक्ट डाल दो, मजीद 300 का एक्सपेंस बुक कर लो, मसला क्या है। गॉट इट। अच्छा, अब तीसरा केस क्या बनाया था हमने, कहा था जी हमें अंदाजा था कि 700 रुपए के डेट्स बैड होंगे, लेकिन सिर्फ 300 के हुए, तो कोई नहीं, 300 का एक्सपेंस बुक रिटर्न ऑफ लिखा। अब प्रोविजन तो जीरो हो गई, अब एक्सपेंस का क्या हो गया, रिवर्सल। यानी 18 में हमने 700 का एक्सपेंस बुक किया था, 19 में पता लगा सिर्फ 300 का एक्सपेंस हुआ एक्चुअल में, तो 400 का एक्सपेंस ज्यादा बुक हो गया था। अब 18 को नहीं छेड़ा था, 19 में खड़े होकर इसका रिवर्सल कर लिया था। ये बात समझ आई, ये थोड़ा सा रिवाइज हुआ। इसका मतलब प्रोविजन भी एक एस्टीमेट है और इसका चेंज भी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, जिस साल में है उस साल को और आगे को सही करो, जो हुआ सो हुआ, उसको छेड़ना नहीं होता। ठीक है, अब जब हम आए, हमने सवाल को देखा तो इसमें फनकारी लगाई। आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए एग्जामिनर ने क्या कहता है, क्योंकि डेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं तो हमने सोचा है कि प्रोविजन जितनी बनाई थी उसका डबल कर लें। द बैलेंस ऑफ प्रोविजन प्रायर टू दिस चेंज वर, अब 20 में ये था तो था यार, हमें इससे क्या, गया सो गया, 21 गया सो गया, हाँ 22 हमारे हाथ में। यानी इन्होंने इस साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्लोजिंग बैलेंस जो इन्होंने बनाया है वो कितना बनाया है, 23, और इनका लेट से ओपनिंग जो था 19 था, पता नहीं एक्चुअल में रिटर्न ऑफ कितने थे मुझे नहीं पता, और कितना एक्सपेंस में गया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो फिलहाल ये मकसद है कि ये प्रोविजन का बैलेंस है इनका, जिसके बारे में वो कह रहे हैं डबल कर दो। अब 20 और 21 को तो डबल नहीं कर सकते जाकर, हाँ 22 हमारे पास है तो 22 को हम क्या कहेंगे कि डबल करो। अब डबल करना है तो किसको डबल करना है, 23 को। मैं यूं कह सकता हूं कि ये प्रोविजन का बैलेंस जो है फॉर इंस्टेंस ये प्रोविजन का बैलेंस जो है ये अनएडजस्टेड है, कैरी डाउन ही है, लेकिन ये कह सकता हूं ना मैं कि ये पुराने वाला जो उनका अंदाजा था उस हिसाब से ये कितना है, ये 23 है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं इसको क्या कर दो, डबल। तो अब अगर इसको हम डबल करेंगे, बाकी सब तो हो चुका था, याद है ना प्रोविजन का चेंज हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, प्रोविजन बढ़ानी है तो प्रोविजन क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कहां जाना चाहिए, एक्सपेंस डेबिट। और अगर प्रोविजन कम हो रही हो, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ प्रोविजन कम हो रही हो, तो प्रोविजन का कम होना डेबिट, तो दूसरा इंपैक्ट किसको पड़ना चाहिए, एक्सपेंस। यानी प्रोविजन का बढ़ना दुख की बात है और कम होना खुशी की बात है। तो अब हमारी प्रोविजन बढ़ रही है या कम हो रही है, इस नए एस्टीमेट के हिसाब से हम प्रोविजन को बढ़ा रहे हैं तो प्रोविजन क्रेडिट होगी, एक्सपेंस डेबिट। तो ऐसे डायरेक्ट सोचें, आपकी मर्जी, ना सोचें तो ऐसे सोच लें कि अनएडजस्टेड कैरी डाउन, कि उन्होंने जो प्रोविजन बनाई हुई है पुरानी वाली वो 23 है, हम कह रहे हैं नहीं अंदाजा बदल गया जी हमारा, आप इसको अब क्या कर लें, इसको 23 से बढ़ाकर 46 कर लें। तो अब इसको बैलेंस करो, बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसको बैलेंस करो, तो यहाँ पर बैड एक्सपेंस की फिगर आई, इस तरफ एक्सपेंस आता है हमेशा पीएनएल वाला, पता है ना, ये बैलेंसिंग आ गया, जो पीएनएल में जाना है ये कितना, तो यही तो मैं कह रहा था, डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि प्रोविजन बढ़नी है तो इसकी एंट्री का, और ये प्रोविजन क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। तो सिर्फ इस साल के अंदर ये इंपैक्ट लोगे, पिछले सालों में जो हुआ सो हुआ, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट। ये मैंने आपको रिवाइज करवाया कि आपने 18 को नहीं छेड़ा, 18 को नहीं छेड़ा, 18 अपनी जगह पे, अगर 18 वाला अंदाजा सही रहा तो कुछ नहीं किया, 18 वाले अंदाजे से ज्यादा खर्चा होगा तो मजीद बुक कर लिया, 18 वाले खर्चे से कम हुआ तो रिवर्स कर लिया 19 में। 18 को नहीं छेड़ा क्योंकि ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट, ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, लो ये सवाल तो हो नहीं गया, वैसे सवाल तो खत्म हो गया। आगे वो कहता है, चलो एक और भी पॉइंट है अभी, कहता है पीएल हैज, हमने डिसाइड कर लिया है, जी हाँ हमने डिसाइड कर लिया है कि हम पेपर दिए बगैर पास होंगे। भाई कह रहे थे मैंने डिसाइड कर लिया सर, पेपर भी नहीं दूंगा और पास भी हूंगा। क्या कहें इसको, क्या कहें, पागल है, इसकी तो इजाजत ही नहीं है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो तुम बेशक डिसाइड करते रहो, ऐसा तो होना ही नहीं है। इन्होंने क्या सोचा, बल्कि डिसाइड कर लिया कि हम सारी बोरिंग कॉस्ट जो इस साल में इनकर हुई है उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। तुम 2003 से पहले के अरसे में नहीं खड़े हुए कि मर्जी है एक्सपेंस आउट करो, मर्जी है कैपिटलाइज करो,
बोरिंग कॉस्ट अगर, तो मैंने आगे ही पढ़ा, लेकिन दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। बोरिंग कॉस्ट तो इंटरेस्ट को कहते हैं ना, लेकिन अगर तो ये एक्सपेंस नॉर्मल किसी लोन के ऊपर दिया है और वो लोन आपने किसी क्वालिफाइंग एसेट में इस्तेमाल नहीं किया तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये लोन किसी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में इस्तेमाल हुआ तो फिर इसको बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करने की इजाजत नहीं है, चाहे ये डिसीजन लेता रहे, ये इजाजत ही नहीं है। अब वो क्या कहता है, पीएल हैज ऑल्सो डिसाइडेड to record all borrowing costs incurred in a year as an expense. Previously, borrowing costs relating to qualifying asset were capitalized as part of cost of that asset. है तो वही वाली। Total borrowing costs incurred during 2022 and 21 amounted to इतने and इतने respectively. Of these 53 million and 38 million were capitalized in cost of head office building on 22 and 21 respectively. The construction of building is expected to complete in, वो कहता है कि टोटल बोरिंग कॉस्ट 87 थी, जिसमें से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के अंदर 53 और बाकी कितना बचता है, 38 फिर कहाँ गया होगा, ये ऐसे किया ना इन्होंने, ऐसे किया 87 जो है इसमें से 53 क्या है, ये कैपिटलाइज हुआ है, ऐसे ही है, ये एसेट ये इन्होंने किया है, ये कह रहे हैं, और बाकी 34 ये क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और ऐसे ही ये किस साल की बात हो रही है, ये 22 की बात हो रही है आई थिंक, है ना, इनकम ड्यूरिंग 22। और 21 के बारे में क्या कहता है, 21 में 38 जो था वो कैपिटलाइज किया था हमने, और बाकी का 57 बैलेंसिंग, ये क्या है, ये बैलेंसिंग निकाले मैंने, बैलेंसिंग, ओके, बैलेंसिंग। अब ये क्या कह रहा है, ये इन्होंने किया हुआ है इस तरह से, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सारी बोरिंग कॉस्ट को जो किसी भी साल में थी एक्सपेंस आउट करें। ये तो एक्सपेंस था ही, इसको भी एक्सपेंस आउट करें, ये तो एक्सपेंस था ही, इसको भी एक्सपेंस आउट करें। तो कर लें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड बोरिंग कॉस्ट है। IAS 23 इसकी इजाजत नहीं देता, कोई ऑप्शन नहीं है FIFO या FO की तरह से ऑप्शन नहीं है। पहले के जमाने में होता था, लेकिन आपके पास जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर ऑप्शन है ही नहीं। यहां पे आपने कैपिटलाइज, अगर बोरिंग कॉस्ट एसेट से रिलेट कर रही है तो उसको कैपिटलाइज ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है कि कैपिटलाइज करो या एक्सपेंस आउट करो। तो आज आपका दिल कर पड़ा चलो जी एक्सपेंस आउट करें, जो कैपिटलाइज की हुई थी उसको भी एक्सपेंस आउट करें, तो इसकी इजाजत नहीं है। तो इस एडजस्टमेंट को सिर्फ इग्नोर करना था बी पार्ट के लिए। लेकिन ए पार्ट के लिए जब वो कह रहा है डिस्कस करो ऊपर वाली चेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट करें, तो इसके बारे में आपने लिखना था कि ये चेंज अलाउड ही नहीं है, क्योंकि IAS 23 बोरिंग कॉस्ट जो एसेट से रिलेट करती है उसको कैपिटलाइज करवाता है, एक्सपेंस आउट करने की इजाजत नहीं देता। इसलिए ये गवर्नमेंट कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन का, एंटिटी का ये डिसीजन तो ये है ही गलत, ये आप चेंज इन पॉलिसी ये चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब दोबारा पढ़ो, इसको इग्नोर करने वाले को दोबारा पढ़ो ताकि सवाल खत्म करें। फिर PL हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ऑल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड इन अ ईयर एज एन एक्सपेंस। ऑल बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस बनाना। प्रीवियसली बोरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट, खुद बोल रहा है ये क्वालिफाइंग एसेट के रिलेटेड है, ठीक है ना। प्रीवियसली बोरिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग एसेट वर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग 22, पहले इसको पढ़ो, टोटल कॉस्ट ये उसने बता दिया कि प्रीवियसली क्या कर रहे हैं, बोरिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग एसेट को कैपिटलाइज कर रहे हैं एज पार्ट, तो सही कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहता है इधर देखो, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग 22 अमाउंटेड टू 87 ऑफ दीज 53 वर कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग इन 22। ठीक है, मैंने बता दिया। तो क्या गलत किया था, 53 को कैपिटलाइज किया था, गलत किया था? नहीं, सही था। वो कह रहे हैं इसको चेंज करने का सोचा है आपने, चुप करो, चेंज करने का सोचा है, कैसे चेंज कर सकते हो तुम, स्टैंडर्ड ने अलाउ नहीं किया हुआ, पेपर देना ही पड़ेगा पास होने के लिए, मैंने डिसाइड किया बगैर पेपर दिए पास होऊंगा, और दूसरा साल पढ़ो ऐसे ही। टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड इन 2021 अमाउंटिंग टू 95 मिलियन, ऑफ दीज 38 मिलियन वर कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग इन 2021, और कंस्ट्रक्शन 22 में भी कंप्लीट नहीं हुई, 23 तक बात जानी है। तो इसका मतलब जो हुआ पड़ा है सही हुआ पड़ा है भाई, तुम डिसीजन लेते रहो, डिसाइडेड, बड़े आए डिसीजन लेने वाले, ये नहीं कर सकते जी आप, ठीक है। ये स्टैंडर्ड में अलाउड ही नहीं है, आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं और कहें चेंज इन पॉलिसी है चलो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए 3 नंबरों के लिए इसमें लिखना था, लेकिन नीचे वाले पार्ट के लिए इसको क्या करना था, इग्नोर, क्योंकि
इसको कुछ करना ही नहीं है। चलें जी, अब ऊपर वाला पार्ट के लिए तो सिर्फ एक ही डिस्कशन ज़रा काम की थी जो मैंने बता दी। एनीवेज अब आप अपना सवाल शुरू करें क्योंकि आपका पॉलिसी चेंज भी 20 से चला आ रहा है, तो आपको 20, 21, 22 लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑटम कौन सा है? ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पफर लिमिटेड। ठीक है जी, पीएल लिखा हुआ है या पफर ही लिखूं? पीएल लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरी नहीं मांगी, पूरा लिखना है आपने नाम। अच्छा, सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे आप, यानी कि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम बनाएंगे आप। ठीक है, अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। लेकिन बच्चों आपने 22 और 21 और 20 3 जगहों पर चेंज लगाकर लेके आना है, वो स्टॉक के फाइफो से एफको वाला। इसका मतलब 22 की गलती, तो गलती कहता होता हूँ, चेंज को गलती कह देते थे, याद है ना? 22 की गलती को 22 में सही करेंगे, 23 तो है नहीं, 21 में सही करेंगे, और 20 हो या उससे पहले जो भी हो वो सब। इसका मतलब आपको ओपनिंग लिखना पड़ेगा आज 2 बार। तो ओपनिंग, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, और फिर क्लोज। टैक्स वाले आ रहे हैं? ओके, अच्छा जी, अब इधर देखो, सबसे पहले क्या करते थे जी, आप यहां पर लिख लिया करते थे 31 दिसंबर 2000, वही ऊपर वाला 22, यहां पर 31 दिसंबर 2021, और यहां पर भी 31 दिसंबर 2000, बल्कि यकम जनवरी लिख दें, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, तो यकम जनवरी 2021। ये 2 बार इसलिए लिखा कि IS 8 चाहे लग गया है, आप चेंजिंग इक्विटी 2 साल की ही बनाते थे। ठीक है, कॉलम सिर्फ कौन सा बनाना है आपने? पूरा लिखना, रिटेन्ड अर्निंग, आर ही ना लिखाना पर्चे में। ठीक है, मेरा तो पर्चा पास है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके जी, तो रुपीज इन 1000। पॉज करें जरा। अच्छा जी, अब रिटेन्ड अर्निंग रुपीज इन, बता दो डेटा किसमें गिवन है सवाल का? तो यहाँ पे हम भी रुपीज इन मिलियन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब मैंने सवाल के अंदर डेटा अपनी मर्जी से भी बना लिया था, वैसे सवाल का डेटा भी आपको बता ही रहा था ये चीजें। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है 31 दिसंबर 20 या यकम जनवरी 21 की रिटेन्ड अर्निंग 928, ये हमने यहाँ पे लिख लेना। ठीक है जी, उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट 2021 का, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट 2022 का। एक ही डिविडेंड सवाल के अंदर उसने बताया है, वो डिविडेंड हम भी लिख लेंगे जहां पे उसने बताया हुआ है। वैसे कहां बताया हुआ है? ये देखो, ये मैंने उठा लिया, उसके बाद ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड 2021 वाले साल में आ रहा है। डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग में होता है, तो रिटेन्ड अर्निंग में डिविडेंड डेबिट, कैश डिविडेंड है बस, डिविडेंड कितना जी? 114। अच्छा लें जी, ये अभी तक मैंने डेटा उठाया है सवाल से। ठीक है भाई, अभी बाद में आने वाले परेशान ना हो, ये पार्ट इनको वैसे भी सुनना ही पड़ेगा, बस ये 10 मिनट में पार्ट क्लोज करते हैं। ठीक है, ये अच्छा, अब ये गलत प्रॉफिट्स हैं, गलत क्योंकि इनमें चेंज आनी है, ये उठा लेंगे, बाकी इनको तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते होते थे, याद है ना? ये उठाएंगे, ये उठाएंगे, ये तो हमारे बैलेंसिंग निकला करते थे, याद है? जब मैंने आपको कहा था मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए है, बाकी तो अगले हम बैलेंसिंग निकालते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। ठीक है, तो बस मुझे 328 और 258 चाहिए, ये गलत प्रॉफिट्स हैं, इनको लिख लेते हैं और फिर सारी गलतियां सही करेंगे। तो 21 का प्रॉफिट कितना है जी? गलत 328 नहीं, ये 258 है, अगला है वो जी, कितना जी? 2, और 22 का 320। ठीक है जी, अब बस 2 एडजस्टमेंट हैं। एडजस्टमेंट 1, ये पॉलिसी का चेंज, इस पॉलिसी की चेंज के लिए मैंने कहा था एंट्रियों के घुमन घेरियों में ना फंसना, मारे जाओगे। अगर कभी क्लोजिंग स्टॉक की चेंज आए
तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट के साथ खेल लेना, जिंदगी आसान रहेगी, परेशानी कोई नहीं है। याद आ रहा है मोहानी वाला सवाल? तो यहाँ पे हमने वर्किंग 1 की इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, और इससे हमारा ये सवाल 5 मिनट में हो जाना है। अब साल कौन कौन से हैं जी? 22 है, 21 है और 20 है। ठीक है, नाउ 20 का क्लोजिंग स्टॉक 38 से 60 पे गया तो बढ़ा, बोलो। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे हमने लिखा, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा जी? 2000। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना प्रॉफिट को डायरेक्ट रिलेशन, याद है? रूल खोलूं या याद है? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है। असल में ना आज आइए सेट की रिवीजन कर रहा हूं मैं, और मैंने आपको किसी काम के लिए नहीं बुलाया, साथ में एमसीक्यूज भी कर लेंगे जितने हुए, बाकी आपको होमवर्क में दे दूंगा। पिच सेट हो जाती है, 2-4 चीजें अहम पढ़ानी है। तो सर ने कहा तो मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिया, फिर मैंने थ्योरी नहीं शुरू की कि चलो ये क्वेश्चन बच्चे पार्ट ए में ले लेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है जी? डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट। अब 20 का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, कितने से? अब ये यहाँ पे शो करना पड़ेगा ना आपको, 438 और 460, 460 माइनस 438, कुछ भी लिख लो जी। 22 से ये बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अब अभी इसको छोड़ो, अगले साल पे ना सोचो। अगला साल क्लोजिंग स्टॉक वाला, अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना है जी? 2021 का कितना है जी? 560 था पुराने हिसाब से। अब मतलब ये क्या हो रहा है? कम। ये क्या हो रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक 21 का कम हो रहा है। दोनों लिखवाओ। 560 माइनस 520। आपने बस ये ध्यान रखना है, जैसे आप तो कैश फ्लो कर लिया ना, कि सेम ही रखना है। यानी कि आपने वट पर जो भी करे हम उसके रूल के हिसाब से तो प्लस माइनस के हिसाब से तो चल नहीं रहे, हम तो अपने रूल के हिसाब से चल रहे हैं। बढ़ा तो बढ़ा दो, कम हुआ तो, इसलिए ये सेम रख लेना। अगर पहले ये रख रहे हो तो सब में यही रख लेना, जरा इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या है जी? 560 माइनस 520 जी 40 है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? कम। क्या हो रहा है? कम। तो प्रॉफिट भी क्या होगा? कम। कितने से? 40। अभी आगे नहीं जाना, अभी इसको ओपनिंग बना के सोचना। क्लोजिंग स्टॉक 22 का, क्योंकि ड्राफ्ट बन चुका है तो इस साल भी सब कुछ हो चुका है, तो इस साल का स्टॉक 601 से 618 पे गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 22 बढ़ गया। क्या जी? 618। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया 17 से, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। कितना आसान काम था ना, ये काम कर लिया और उसके बाद आपने कहा लो जी, एक साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग बनता है, और क्लोजिंग का इंपैक्ट जो होता है वो जो प्रॉफिट होता है ओपनिंग का उसके उलट होता है। तो बस अगला मैंने कहा था यूं, आंखें बंद है मेरी आंखें। अच्छा, तो ऐसे करके साइन बदल दो, ये लिखो साइन बदल दो, और ये आगे जा नहीं रहा। अब ये क्या है? ये चेंज इन पॉलिसी हो गया। यहां पे टोटल कर दो, ये 57 माइनस 62। अच्छा, अब वैसे तो इस सवाल के हिसाब से देखें ना, अगर इस सवाल के हिसाब से तो मुझे ये टोटल सब टोटल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको याद होगा मोहानी वाले सवाल का हमने नोट भी बनाया था। अब अगर वो नोट मांग ले सिर्फ, ये भी बच्चा एक आज पूछने आ गया था मुझसे सवाल, तो मैंने कहा चलो आपको भी बता दूं। अब यहीं पे दोबारा बात हो जाए ना, अगर चेंज इन एस्टीमेट का नोट, सॉरी चेंज इन पॉलिसी का नोट मांगे तो बस ये चेंज इन पॉलिसी हो गया। अब मोहानी वाले सवाल में दूसरी एडजस्टमेंट थी प्रायर ईयर एरर की करेक्शन की, तो वो हमने यहां पर वो डेप्रिसिएशन का 15 रुपए गालिबन लिखा था। तो टोटल इंपैक्ट प्रॉफिट पे इकट्ठा ही ले गए थे, लेकिन पॉलिसी चेंज का नोट दिखाते हुए सिर्फ यहां तक की कहानी थी। आज के सवाल के अंदर उसने क्या कर दिया? पॉलिसी चेंज के साथ चेंज इन एस्टीमेट डाल दिया। अब वो चेंज इन एस्टीमेट का असर सिर्फ इस साल में आने, ठीक है, तो वो अलग से कर दें। वैसे इस सवाल के लिए मैं कह रहा हूं इस सब टोटल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने पॉलिसी चेंज का नोट तो मांगा ही नहीं था, तो हम अगली एडजस्टमेंट को भी यहीं फिट कर देते। लेकिन फिलहाल मैंने वही तरतीब आपकी जारी रखी। ठीक है, ये कौन सी एडजस्टमेंट है? 1। ठीक है, नाउ एडजस्टमेंट 2 पहले ही बता चुका। लेट आने वालों, आप पार्ट 1 सुन लेना कि हमने क्या किया है जी। हमने जाके ना ये सारी रिवीजन भी की आप लोगों के इंतजार में, आप लोगों के हिजर में
ये हमने डाउटफुल डेट को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया था, ठीक है। तो आप पार्ट 1 देखोगे, इट वुड बी वेरी 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 इजी, इसीलिए वो अलग कर दिया कि फिर थ्योरी हम एक ही तरह से पढ़ें। ये आप सिर्फ फिर आधा घंटा देख लीजिएगा, ओके, अगर महसूस करें ज़रूरत तो, वरना तो सवाल हो जाए तो ठीक है। लो जी, अब प्रोविजन में इंक्रीज करना है, सिर्फ 22 के अंदर खड़े होकर आपने 23 को डबल करना है, तो मतलब 23 से बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो उसका असर प्रॉफिट के पे क्या पड़ेगा, तो वो एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमेगा, ओके। अच्छा जी, तो 2 ये क्या है जी, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन, तो बस 23 से आपने ये प्रोविजन बढ़ाई, 21 और 22 में जा ही नहीं सकते, 21 और 20 में जा ही नहीं सकते, ये चेंज इन एस्टीमेट है, सिर्फ ये 22 के अंदर खड़े होकर कर सकते थे। तो टोटल प्रॉफिट का इंपैक्ट ये कितना आया, बड़ा ही औखा काम कहता है, 80 सॉरी 80 जी, और ये 62 और ये 22, ठीक है। ये जनाब आपकी चेन इन इक्विटी बन गई, ख़त्म कहानी, क्योंकि बस यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। तो अब वेयर इज माई रेड मार्कर एंड वेयर इज द ब्लू, भाई वो किससे करते थे, रेड से या ब्लू से, ब्लू से, रेड से, अच्छा। अब इधर देखो, वट एवर माफी दे दो, है प्रॉफिट का इंपैक्ट है, बिल्कुल सॉरी, इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन के बढ़ने से एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ। आई एम सॉरी, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, यहाँ पे टोटल करवा दिया ना आपने जी, कितना 30, अच्छा मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोविजन का नोट बनाना सिर्फ इसको लेना है, फिर इसको नहीं लेना, ठीक है। चले, अब 22 में 34 रुपए से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो 22 का प्रॉफिट ये पड़ा है, इसको 34 से बढ़ा दो, क्या यहाँ रीस्टेटेड लिखूं, ना 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 ना, इसको नहीं लिखना, ठीक है। आगे बढ़ो, 21 हमारे पास मौजूद है, 21 का प्रॉफिट 62 से, 21 का प्रॉफिट ये पड़ा है कितने से, रेफरेंस दे देना आप यहाँ पे वर्किंग वन का, ये वर्किंग वन से आया, ये वर्किंग वन, अच्छा। और उससे ऊपर अगर जाना है, 20 को कुछ करना है, 19 को, 18 को, 17 को, तो वो कहाँ करना पड़ेगा, तो वहां पे हमने फिर एक हेडिंग बनाया करते थे हम, जिसका नाम था जी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट में एक से ज्यादा होते थे इम्पैक्ट प्रॉफिट पे, तो ब्रैकेट कर लेते थे, लेकिन ये एक ही है। तो एक्सपेंस सॉरी प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट का बढ़ना आपकी अर्निंग्स को बढ़ाएगा, कितने से, 22 से, ठीक है जी। अब सवाल खत्म हुआ चाहता है, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं, ये 950 जो है ये अब आपका क्या हो गया, रीस्टेट, क्योंकि आप देख लो बेशक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड वाली जो हैं उनमें ये रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं ये कितनी नज़र आ रही थी, ये आपके सवाल में गिवन थी, ये 928 थी, ये ऑडिटेड, ये बदल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रॉफिट कितना है, ये 196 जो हुआ है ये भी बदल गया है। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखो, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 2021 की, उनका प्रॉफिट जो है वो 328 नज़र आ रहा था 21 का, वो अब आपने 196 कर दिया है, 328 था, तो ये आपने उलट लिखवा दिया मुझे, वहां गलत लिखा हुआ है, तो उधर सही कराओ ना, फिर चवला मार दे हो जी। 258, मैं तो परेशान हो गया ना, 258, अब लो पार्ट 2 में सुन रहे होगे ना, ये परेशान ना होना, अच्छा जी। और याद रखना, बल्कि आपको क्या परेशान, आप देखें हाँ एंड पे ये सही किया अच्छा जी, जी सही है। तो आपने ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 258 दिखाया था, 21 के अंदर ऑडिटेड हैं वो, अब उसको बदल के 196 कर दिया है, तो रीस्टेटेड तो हो गया ना, ठीक है। उसके बाद ये जनाब आपका हो गया 10 और 32, ये भी रीस्टेटेड है, क्योंकि 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखो तो 1072 आपने किसी जमाने में दिखाया था, जो कि अब आप बदल चुके हो, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, तो अगर आपका ओपनिंग
हिल जाता था तो ये रीस्टेटेड आपको याद है 3 दफा आता था। बस आगे तो कहानी खत्म। ये तो रीस्टेटेड नहीं है। 362 आ गया और क्लोजिंग 1394। ठीक है जी। तो ये हमने पार्ट ए किया और पार्ट बी का उसने कहा था कि बताओ इनको कैसे ट्रीट करना है तीनों चीज़ों को। तो पहला एडजस्टमेंट है ये FIFO से F को। तो आपने इसके बारे में अंग्रेजी में 1-2 लाइनें, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर के लिए एक लाइन लिखनी है। ये बी था। इस वक्त बैटरी लो होती है ना उस्ताद की। ए देखो ना, आपके साथ ही शुरू हुआ था, मैं भी, तुसी तो बैठे हो। अच्छा सुनिए, अब आपने पहली एडजस्टमेंट के बारे में क्या बताना है कि ये आप यूँ लिखोगे कि चेंजिंग ऑफ इन्वेंट्री। अभी ना लिखो ना, ये लिखा हुआ है, अभी नकल नहीं करनी, बस सुन लो। 3 नंबर के लिए अपने अल्फाज में लिखना है, ये मेरे अल्फाज में नहीं लिखना, आपने घर पे लिख लेना ना। सुनो बस जल्दी से कि चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम FIFO to FCO is treated as change in accounting policy and it shall be accounted for retrospectively, full stop। बस 1 नंबर के लिए काफ़ी है। दूसरा, the change in provision for doubtful debt is a change in estimate, therefore it shall be treated prospectively। ठीक है, बस काफ़ी है, फुल स्टॉप। और तीसरा पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया आपको कि IS 23 does not allow the borrowing cost which is applicable to qualifying asset to be expensed out, therefore this is not an allowed treatment of standard and it is ignored, या it shall not be accounted for, it shall be ignored, this change shall not be made। कोई भी बात लिख लो अपने अल्फाज के अंदर, ये 3 नंबर के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ पर पार्ट 1 क्लोज करते हैं।